ठंडी हवा के सर झोंके एमास प्लाजा की ऊपरी मंजिल पे खड़े मिनाज इसहाक के जिस्म से टकरा रहे थे। वो एक ट्रांस की कैफियत में दोनों बाजू वाक़ की बारिश की बूंदों को अपने कुशीदा सीने पे गिरता महसूस कर रहा था, मगर ये बारिश के कतरे मासी की यादों को लपेट अब आग की छोटी छोटी गेंदें बन के उसके सीने पर पड़ रहे थे। वो खो गया था माजी में 13 साल पहले के मंजर में। ये मंजर है सऊदीया के शहर जद्दा का, जहाँ तकरीबन 4 मिलियन आवाम बसती है। यहाँ बसने वाली 4 मिलियन आबादी में वो और उसका छोटा सा खानदान भी आबाद था। खुले सही तले बारिश का सिलसिला रुक जाने के बाद हल्की हल्की फुहार बरस रही थी। जद्दा में पसंद की जाने वाली ज़ाफ़रान की चाय से लुफ्तंदोज़ होते 16 साल की लड़की को शोख आवाज़ से बोली, अब्बू, अब भाई हमें शेर सुनाएंगे, तभी चाय का मज़ा दुबाला होगा। क्यों अम्मी? उससे छोटे छोटे मूड़ों पे बैठे अपने वालिदैन से कहा। जी जरूर, चले साहबजादे कुछ सुना दे। उसकी अरबी शायरी की डायरी जब से उनके हाथ लगी थी, वो कोई मौका जाने नहीं देते थे। अब्बू। गीले लिबास और दर्द बालों के साथ 17 साल का वो नौजवान एहतजाज करने लगा। भाई सुना रहे हैं कि हम आपकी डायरी ले आए, छोटी लड़की ने धमकाया। अब्बू, आप देख रहे हैं कायनात को? वो शिकायत लगाने लगा। तुम भी सुना दो, क्यों तंग कर रहे हो? अम्मी के कहने भी उससे खा जाने वाली नजरों से बहन को घूरा। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं गुम हो जाता हूँ इन आंखों के रंगों में। फिर मैं अपने आप को तुम्हारे फरेबी आंखों में पाकर तुमसे नफरत महसूस करने लगता हूँ। चीटिंग चीटिंग, मोहब्बत बारिश वाले सुनाए ना, ये धोखे वाले सुनाकर बेवकूफ बना रहे हैं हमें, वो चिल्लाई। मैं ऐसे ही शेर लिखता हूँ, मोहब्बत वाले तुम सुना दो। वो चलकर बोला, अच्छा तो अर्ज किया है। उससे गुलाबी और सफ़ेद डायरी खोलते का हाथ तो महनाज के हाथ पे पकड़ी चाय की प्याली लर्ज गई। कायनात की बच्ची, मेरी डायरी वापस करो। कायनात, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। कायनात। वो उसके पीछे भागता चिल्ला रहा था। वो डायरी लिए उसकी फरकर्दानी करती ऊंचा ऊंचा अरबी जबान में लिख के शेर पढ़ रही थी, साथ साथ उससे बचने को भाग भी रही थी। जद्दा शहर में मौजूद उस घर में कह के बुलंद होने लगे थे, भाई। कायनात। कायनात। वो आंखें खोलते चिल्लाया, माथा साफ किया, आसपास कोई नहीं था। वो तन्हा था, अकेला। उसका जिस्म होले होले लरसने लगा। मैं जो कहता था कि मैं धोखा नहीं खा सकता, कितनी आसानी से फरेब खा गया, वो भी एक औरत से। वो तर्क सोचों के गर्दाब में फंसा चला गया। हवा उससे गिर्द हसार बांधती उसके टूटे वजूद पर सवाल दाग रही थी। वो मुझसे पूछ रहा था, बताओ कैसा लगा? तुम अगले जख्म छोड़ो, ये घाव कैसा लगा? अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूटकर, बताओ कैसा लगा? मसलसल सोचने से उसका दिमाग थकने लगा था। बस एक ही सोच बार बार हर सोच पे हावी हो जाती थी कि जो भी हो उसका जवाब हाँ में ही देना है। उससे सोचा भी ना होगा कि इतने सीनियर ओहदों पर होने वाले बच जाएंगे और एक वो ही बचेगा। उसे लगा कि सारी मुसीबतें बस उसके लिए ही हैं। बार बार वो मजबूत शख्सियत का मालिक मगरूर यूनानी देवता उसकी खूबसदा नजरों में आ समा था। एएसपी आहिल, हमें सिंध पुलिस से एक पार्टनर की जरूरत थी, तभी तुम्हें जहमत दी। अब फैसला 24 घंटे में तुम्हें करना है, मौत या पुरअसाइश जिंदगी। जब काले रंग की पेटी खोल के उसे पथरीली जमीन पे फेंका तो वो सीधा लकड़ी की कुर्सी पे बैठे सामने मेज पे टांगे रखे मिनाज इसहाक के सामने गिरा था। उसे फार्म हाउस में लाया गया था। दूर दूर तक नाहमवार जमीन थी, छोटे छोटे 2-3 तालाब, चंद फवारे लगे थे। एक तरफ मुख्तलिफ मॉडल सी गाड़ियां खड़ी थीं और टेक की जीप भी वहीं खड़ी थी। एमआस जिस कुर्सी पे बैठा था उसके पीछे घर का दाखिली दरवाज़ा था, जिसके कद आदम लकड़ी के स्टाइलिश दरवाजे के आर पार गार्ड्स खड़े थे। एक शेर एमाज की कुर्सी से 2 फुट के फासले पे खड़ी वैगनर के बोनेट पे मुतमईन सा बैठा था, मगर आहिल को खौफजदा किए दे रहा था। शेर के साथ ही डेक भी बोनेट पर बैठा उनका सिलसिला कलाम समात कर रहा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ना जाने मुकाबिल की शख्सियत में ऐसा क्या था कि उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। स्मगलिंग में मदद करनी होगी, रास्ता साफ करना पड़ेगा, और ये जो रेड वेड का शौक हर दूसरे दिन तुम्हारे अफसरों को चढ़ जाता है, उनकी खबर देनी होगी।
बम धमाके वाली जगह से सिक्योरिटी कम करनी होगी। दैट्स इट। एमाज से इतने मजे से कहा जैसे आहिल पहले ही इस काम में बहुत ट्रेंड हो। कैसी स्मगलिंग? आहिल ने गुस्सा जब्त करते पूछा। अब की बार उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट ना थी। असले की, मंशियात की। एमाज से रिलैक्स अंदाज से कहा जैसे कोई डील कर रहा हो। मैं अपने पेशे से वफादार हूँ। सॉरी, मैं आपका ये काम नहीं कर सकता। आहिल ने ठोस लहजे में कहा। ठीक है, फिर ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करने और हर न्यूज़ चैनल पर देने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे। हाँ, एसएसपी और डीआईजी के पास तो सबसे पहले पहुंच जानी चाहिए, और जब यहाँ पहुंचेगी तो 1 मिनट से पहले आईजीपी के पास, और फिर उसका फिर मायने खेज था। आहिल ने मारे बेबसी के चेहरे से पसीना साफ किया। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर तुम हमारी बात मान जाओगे तो। उसके अनाबी होंठ दिलकशी से मुस्कुराए थे। म- मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दरकार है। आहिल बामुश्किल बोला। एमाज के इशारे पर टेक ने एक खाकी लिफाफा थामा और चलता हुआ बिल्कुल आहिल के मुकाबला खड़ा हुआ। बिल्कुल थाई लगता था वो। अगर सर पर बाल होते तो यकीनन उसकी वजाहत पर रश किया जाता। डेक ने वो लिफाफा आहिल की शर्ट की जेब में ठूंस दिया। पुलिस की वर्दी में हराम का पहला पैसा जा चुका था। देखना अब ये था कि ये पैसा आहिल का कितना ईमान निकलता है। 1/2, निस्फ, 3/2 या मुकम्मल। डेक ने उसकी जेब पर हाथ मारते उसकी आंखों में देखते जाने क्या समझाया था कि आहिल के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। ईमान। मिनाज एसाक तंसिया कहता अपनी जगह छोड़कर बंगले में घुस गया। आहिल को ये कहकर अपने कानों में पिघलते शीशे की तरह मालूम हुआ था। उससे आंखें खोली, अपने आसपास नजर दौड़ाई। वो अपने ऑफिस से बैठा था। वर्दी पर मौजूद पैजेस को उससे छुआ। 2.5 साल की मेहनत, उसके होंठों ने जंबिश की। क्या फायदा हुआ इन पैजेस का? उससे तासुफ से सोचा। चंद मिनट रहते थे। उससे टेक को अपने फैसले के मुतालिक आगाह करना था। एक सर्द आह खारिज करते उससे ज़मीर की आवाज़ पर लानत भेजी और सेल पर टेक का नंबर डायल करते कान से लगा दिया। हाँ, तो वो कौन सा हराम कमा रहा है? बाप का जुमला उससे कानों में पड़ा। ज़मीन ने फिर झंझोड़ा, मगर मौत का खौफ, पैसे का नशा, हर चीज़ पर हावी हो चुका था। कॉल अटेंड की जा चुकी थी। मैं तैयार हूँ हर काम में तुम्हारी मदद करने को। पूरा दिन वक्फे वक्फे से बरसात होती रही। यहाँ तक कि काली चादर ओढ़े सूरज को दूर धकेलता अंधेरा करता आसमान नजर आने लगा। वो सफ़ेद लंबे घेरेदार फ्रॉक में मलबूस उसके पीछे भागे जा रही थी, मगर वो उससे भी तेज रफ्तार से हर रुकावट अबूर करता फतह के झंडे गाड़ता बढ़ता जा रहा था। हर पहाड़ी, हर वादी को फलांगता कोई शय उसे रोकने की जैसे ताकत न रखती हो। वो अपना लिबास सामती उसके पीछे तेज रफ्तार में दौड़ती नाकाम होती जा रही थी, मगर एक जुनून था उसे पा लेने का, उसकी रफ्तार का मुकाबला करने का, उसके बराबर आने का। तभी वो उसकी तकलीफ में आगे बढ़ती जा रही थी। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे बुलंद तरीन दरख्त, वो हाँफने लगी। घुटने पर हाथ रखती ठहर गई थी। शायद हिम्मत जवाब दे गई थी। तभी उसके सर पर कोई रोशनी पड़ी। उससे ऊपर देखा, आंखें झुंझे आने लगी। फिर अपने आसपास नजर उड़ाई तो अंधेरा ही अंधेरा, स्याह घने दरख्तों वाला जंगल। ब्लैक बियर! उससे पुश के खड़े टाइगर को पुकारा। अचानक उसमें से परछाइयां निकलने लगी। एक एक करके वो उसके कद काट के हेवले अंधेरे में आधे गोल दायरे की शक्ल में खड़े हो गए। वो कोई 5 थे। उन 5 में से एक धीरे धीरे चलता आगे आया। रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखने लगा। वो टाइगर था। मैं क्या करूं ब्लैक बेयर कि तुम राजी हो जाओ? वो सरप्पा सवाल बनी खड़ी थी, आंखों में आस के दिए जलाए उसके जवाब की मुंतजिर। मार दो उसे। टाइगर ने हथेली उसके सामने फैलाते उसकी पूंछ पर मौजूद हेवली की जानिब इशारा किया। उससे उसकी हथेली देखी जहां स्याह रंग का रिवॉल्वर पड़ा था। वो पलटी। सफेद भूरे बालों से भरे मजबूत हाथों में सुर्ख रंग के खिले गुलाबों वाली बास्केट थी और उससे मौजूद एक गुलाब के अंदर पड़ी हीरे की अंगूठी चकमका रही थी। पिस्टल या गुलाब? मार दो इसे, अगर तुम मुझ तक आना चाहती हो तो। जंगल के खूब अंधेरे में उसकी आवाज ऊंचे दरख्तों से टकराती पलटी थी। लोग आते हैं और चले जाते हैं। गुलाब थामे वो हेवला बोला था। उससे मेकान के अंदाज से रिवॉल्वर उसकी हथेली से उचक लिया। वो पिस्टल तान चुकी थी। अचानक एक हाथ उसके हाथ पर आ ठहरा। उससे हल्के से गर्दन मोड़ी थी। ब्लैक बियर! वो मुस्कुराई।
कोली निकल चुकी थी। ताकि आवाज़ पर दरख्तों की टहनियों पर ऊँगते परिंदे चिड़चिड़ाहट पैदा करते उड़ने लगे। गुलाबों की टोकरी गिर चुकी थी। एक और ठा की आवाज़ पूरा जंगल गूंज उठा। कानों पर हाथ रखे वो चीखती हुई नीचे बैठती चली गई। आहा! क्या हुआ? क्या हुआ? नीलम! नीलम! साइका ने रोशनी करते पूछा। सारा कमरा रोशनी में नहा गया। जैसे नीलम पसीने में नहाई हुई कांप रही थी। क्या हुआ गुड़िया, मेरी जान? साइका ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते तरफ दिया। कोई ख्वाब देखा है क्या? उससे नीलम की बाल संवारते पूछा। वो साइका के सीने में सर छुपाए उसके साथ चिमट गई। उसका जिस्म अब भी होले होले कांप रहा था। क्या हुआ गुड़िया? ख्वाब से डर गई? वो उसे साथ लगाए प्यार से पूछने लगी। आप ही, हमने मार दिया उसको। वो वो हमने कत्ल। वो बेरब बोलती उससे अलग होती अपने हाथों को ऐसे देखने लगी जैसे उन पर खून लगा हो। गुड़िया, तुम डर गई हो? ख्वाब में तो जिन भूत आते ही रहते हैं। चलो शाबाश, पानी पियो और आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़कर सो जाओ। साइका ने पानी का ग्लास उसके लबों से लगाया। फिर चादर उसके ऊपर बराबर करती उसके साथ ही लेट गई। नीलम ने आंखें मूंद ली। अब वो काफी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। लोग आते हैं और चले जाते हैं। फिर वही अल्फाज कान का पर्दा फाड़ने लगे। ये कौन सी जुबान थी? ये क्या अल्फाज थे? क्या माने थे उनके? वो बेबसी से सोचने लगी। बाकी की पूरी रात आंखों में कट गई। कातिल गुनाह करके जमाने में रह गए। एक हम थे, ये अश्क बहाने में रह गए। पत्थरों का जवाब दे सकते थे मगर हम दिल के आईने को बचाने में रह गए। तकरीबन महीना हो गया है सर। ईगल अपने सारे काम मुकम्मल जिम्मेदारी और बगैर हेरफेर के कर रहा है, जबकि इस छोटे साहब ने एक बार पैसा चोरी का कह दिया और दूसरी बार पार्टी तक माल ही नहीं पहुंचा। यह आखिरी चांस था छोटे साहब का, मगर पार्टी ने कहा है कि जो माल उससे डिलीवर किया है उसमें हेरोइन नहीं बल्कि चीनी का पाउडर है। अब बताएं उसके साथ क्या करना है? डेक ने स्टडी में मौजूद मिनाज इसहाक से कहा, जो इस तरह भी अंदाज से ऑपरेटर चेयर को घुमा रहा था। उसकी बात पर अपने अमल को तर्क किए स्टडी टेबल पर बाजू टिका दिए। छोटे साहब को मौत का मजा चिखाना है, और क्या। एमा से सर लहजे में कहा। मगर वो तो जानता भी नहीं है कि माल में ये तब्दीली किसने की। डेक को मिनाज से इतनी सख्त सजा की उम्मीद नहीं थी। तुमसे ये किसने कहा? छोटे साहब ने। उससे उलझते हुए कहा। क्या सबूत है कि वो सच कह रहा है? एमाज से खड़े तेवर उससे घूरी थी। वो शट अप, दिमाग खराब मत करो मेरा। शाम में छोटे साहब की जिंदगी का चिराग बुझ जाता हूं मैं। मुझे नफरत है धोखे से, फरेब से। वो दांत पीस कर खोया हुआ, फिर अचानक से चेयर से उठा और एक जोरदार मुक्का मेज से मौजूद शीशे की सतह पर रसी दिया। वो लम्हा ही कितना मजाक उड़ाता हंसता हुआ महसूस होता है जब आपको पता चले कि कोई आपको बेवकूफ बना गया, धोखा दे गया। मिनहाज इसहाक फरेब खा गया। नफरत, शदीद नफरत है मुझे इस जुमले से। वो जुनूनी हो गया था। नफरत है मुझे धोखा देने वालों से, फरेब खाने वालों से। मुझे नफरत है खुद से। वो पागलों की तरह चिल्लाते हुए हर शय जमीन बोस किए जा रहा था। सारे शोपीस, पेन, मार्कर्स, किताबें, शेल्फ, हर चीज को मार मार कर अपना हाथ लहूलुहान कर चुका था। आखिर में उसको पानी से भरा शीशे का ग्लास नजर आया। उसे दाया हाथ में पकड़कर पूरे जोर से तोड़ दिया। शीशा टूटकर किरची किरची हो गया। कुछ कालीन के फर्श पर गिर गया तो कुछ उसके हाथ में बेविस हो गया। ग्लास से मौजूद पानी भी छलक कर कालीन पर बह गया था। टेक ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा था। वो कई बार एमाज की ये हालत देख चुका था कि इंसान था ही नहीं, भेड़िया, दरिंदा। क्या था ये शख्स जिसे न खुद से मोहब्बत थी न किसी और से, जिसे बस दुनिया तबाह करनी थी, जो दूसरों की आहें सुनने को खुद भी तड़पता था, जो खुद जल रहा था, दूसरों को भी जला रहा था। मैं बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ना जाने क्या जिद बन गई थी दोनों में। नीलम दिन रात छत के चक्कर काटती, दीवार के पार झांकती रहती कि शायद वो दिख जाए या एक झलक कोई परछाई, मगर वो तो गधे के सर पर सिंह की मिसाल के मुसादिक मंजर से मुकम्मल तौर पर गायब हो चुका था। वो खुद अनजान थी कि आखिर ऐसा क्या है उसमें कि वो उसकी तरफ खींची चली जा रही है। उससे कभी लोगों को मुतवज्जा करने के लिए पापड़ नहीं बेलने पड़े थे। वो हमेशा सराही जाती थी, तारीफ हमेशा उसकी होती। हुस्न परस्ती की इस जोर में वो किसी भी महफिल
कि बगैर किसी तको के जान बन जाती। हर आंख में उसके लिए पसंदीदी होती, तो कभी रश कभी हसद होता। मगर टाइगर, वो वो बहुत मुख्तलिफ था। वो उसके हुस्न से मुतासिर नहीं हुआ था। कम अज़ कम उसकी 18 साल ज़िंदगी में वो पहला मर्द था जिससे उसके हुस्न को पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा था, जिससे उसकी ऊंची आवाज़ पर उसे सुना दी थी। वो जो अपने गैर मामूली हुस्न की बिना पर राह चलते लोगों की ज़रा सी बात पर उनको झाड़ देती थी, उसे वो कैसे चुप करा गया था। शायद यही वजह थी कि वो उसे अपने आगे झुकता देखना चाहती थी। एक अजीब सा एहसास से तफाकुर उसके अंदर बचपन से सर उठा चुका था, जिसकी वजह सिर्फ हसीन होना था। आज वो मरकत का मुआवजा उससे करने लगी, और कुछ नहीं तो उसे ये खसूसियात ज़रूर नजर आई थी कि वो सख्त दिल था, वरना बारिश के मौसम में जो पैगाम उसकी आंखें उसे दे रही थी वो कभी इनकार नहीं करता। कैसे वो उसे नज़रअंदाज करता चला गया था। दादू प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करें, मेरे प्रीलियम्स शुरू होने वाले हैं, पढ़ने दे मुझे। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था। दादू ने उसे खोलने का कहा तो बिला वजह ही चिढ़ गई। गुड़िया देखना ज़रा कौन है, मैं आटा गूंद रही हूँ। साइका किचन से चिल्लाई। ड्राइंग रूम में नोट्स खोले बैठी नीलम पैर पटकती दरवाज़ा खोलने चल दी। कौन है? सबर नहीं है? तोड़ दो दरवाज़ा जज्बाती इंसान। वो तेज से सोलते बगैर पूछे दरवाज़ा खोल गई। हम्म, किसको जज्बाती बोल रहे हैं हम? फीलिंगलेस। टाइगर को दरवाजे में खड़ा देखकर जहाँ आंखें सैराब हुई थी, वहीं शिकवा भी जुबान पर आ गया। दादो से बात करनी थी मुझे। वो उसकी बात को यकसर नजरअंदाज कर गया। मुझसे बात कर ले, मैं भी दादो की ही पोती हूँ। नीलम ने उसका रास्ता रोक रखा था और एक हाथ से दरवाजे को भी थाम रखा था। टाइगर ने उसके शोख लहजे पर दांत पीसे। रास्ता छोड़े। वो चिढ़कर बोला, अगर ना छोड़ें तो? वो चैलेंज करने लगी। डार्क ग्रे शर्ट और ब्राउन जीन्स से मौजूद टाइगर आगे बढ़ा, यहाँ तक कि एक कदम का फासला रह गया दोनों में। नीलम की सांस रुक गई थी। दरवाजे के पट पर ग्रिफ्ट ढीली हो गई। आंखें मुकाबिल की सहर शख्सियत के असीर होती फ्रीज हो चुकी थी। मुकाबिल की सर्द निगाहें उसकी सब्ज कांच में गड़ गईं। मैं अपने रास्ते साफ करना अच्छे से जानता हूँ। उसका हाथ झटक कर अंदर जा चुका था। पल भर का खेल था। वो अपनी बेख्तियारी पर जितना शर्मिंदा होती उतना कम था। हसार टूट गया। वो बेबस खड़ी थी। वो हार गई। वो फातेह ठहरा। अभी तो जंग शुरू भी नहीं हुई थी। वो तो मैदान में भी नहीं उतरी थी कि पहले ही हार गई थी, मात खा गई थी। वो तो उसके मुकाबले आते ही जज्बात की उस सगरी में पहुंच जाती जहां अकल का सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। उसका दिल अचानक पर आ गया। हर चीज़ बेईमानी लगने लगी, बेसारियत तारी होने लगी। वो भागते हुए ड्राइंग रूम के आगे से गुजरती ऊपर चली गई। बिस्तर पर ऊंधे मुंह लेटकर जाने क्यों अफसरदा सी हो गई थी। मुझको समझाया ना करो कि अब तो हो चुकी मुझको मोहब्बत। मशवरा होती तो तुमसे पूछ कर करते। मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब क- घबराहट खौफ और दहशत के मारे उससे कुछ बोला न गया। एमास प्लाजा के बेसमेंट तहखाने में मौत का सा अंधेरा फैला हुआ था। दहशत तो उस जगह को देखकर ही तारी हो जाती थी। उस वक्त मिनाज इसहाक का वहां पर मौजूद होना, वो भी मौत की खबर के साथ। ऐसे में तो बेमौत बंदा मर जाए। मैंने तुमसे सफाई मांगी। एमाज से तीखे तेवर लिए वो कहा। छोटे सांप सूजे मुंह के साथ बाएं करवट पर पड़ा था। 2 दिन का भूखा प्यासा, उस पर बार बार प्रेशर से पानी छोड़ दिया जाता। वो तो हकीकी मानों में अकल और खर्च से बेगाना हो गया था। हाथ जोड़े बेबस पड़ा था। टांगे मुड़ चुकी थी। पैर अकड़े पड़े थे। अगर कोई इंसान उसे इस हालत में देख लेता तो कलेजा मुंह को आ जाता। उसकी जुबान तक बाहर को लटकी हुई थी। एक सुनहरी माइल बल्ब की रोशनी में लकड़ी की कुर्सी पर वो यूनानी देवता सा वजी शख्स उसकी बात पर बेख्तियार मुस्कुराने लगा। इतना ही डर था मौत का तो मेरी जान क्यों धोखा दिया मुझे? हाँ, वो शरीर लहजे में ऐसे पूछ रहा था जैसे डिनर का मेन्यू पूछ रहा हो। पता है तुम्हें मुझे कितनी नफरत है धोखा देने वालों से और फरेब खाने वालों से। वो धीरे धीरे चलता उसके बेबस वजूद से कुछ फासले पर ठहर गया। फिर उसके पास एक घुटना मोड़कर जमीन पर टिकाया और दूसरा खड़ा किए बैठ गया। छोटे साहब के मुंह से सिसकारियां निकल रही थीं। जिस्म कांप रहा था। आंखें सूज कर बाहर कोबल रही थीं। देखो, मैंने फरेब खाया तो उसकी सजा खुद को दे दी। उससे सफेद पट्टी बंधा हाथ आगे कर दे कहा।
अब तुम्हारी सजा की बारी है। उसका लहजा बदल चुका था। उससे पिस्टल छोटे साहब के मुंह में घुसेड़ दी। उसकी आंखें इल्तिजा कर रही थीं, बह रही थीं। वो हाथ जोड़े हुए था, मगर मुकाबिल इंसान होता तो रहम करता, उसके पास दिल होता तो एहसास जागता, उससे माफ़ करना सीखा होता तो माफ़ करता। वो दरिंदगी की इंतहाओं को छू गया। पूरा मैगज़ीन छोटे साहब के मुंह में ही खाली कर देने की बात भी जब उसको सुकून ना आया, तो उसका चेहरा अपने मजबूत बूट से कुचल दिया। सीने पे 2-3 बार उसी तरह बूट की नोक मारी और एक जोरदार ठोकर रसीद करता अंधेरे में गुम हो गया। गुड़िया कब से बुला रही है दादू नीचे, क्यों नहीं आ रही? साइका ने उसके हाथ से रियाजी की किताब झपट कर हल्की सी भरमीज से पूछा। आप ही, हमारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं, प्लीज संग मत करें। वो बेजारी से बोली। बहुत बुरी बात है गुड़िया, आहिल एमन और ईशा को लेकर आया है। तुम्हारी हम उम्र है, जाओ गपशप करो। भला घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा रवैया रखता है? साइका ने उसे नेट का काला दुपट्टा थमाया, जिसके किनारों पर बहुत से रंगों की मिली जुली लेस लगी थी। इशारा उसके नीचे आने की तरफ था। आप भी। नीलम ने एहतजाज किया, मगर वो उसे कलाई से थामे नीचे ले आई, जहाँ ड्राइंग रूम से खुशखबरियों की आवाज़ें आ रही थी। माशाल्लाह, भाई को तो अब गाड़ी भी मिल गई है और जल्दी घर भी मिल जाएगा। रेहान भाई को भी आहिल भाई ने कार लेकर दी है, मगर करोला नहीं। ईशा चहकते हुए बता रही थी। अल्लाह तरक्की दे, बरकत डाले। दादू ने पास सख्त पर बैठी ईशा को सार लिपटाते माथे पर बोसा दिया। गुड़िया, आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? आहिल, जो उनकी बातों पर पीछे से मुस्कुरा रहा था, काले रंग की शॉर्ट शर्ट और खुले ट्राउजर में बेसार सी नीलम को देखकर जैसे खिल उठा था। होंठों की तराश में मुस्कुराहट मचली थी। जाहिर है, मेरा घर है, आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है मुझे बैठने के लिए। उसे इस वक्त खुश शक्ल आहिल की सूरत दुनिया के तमाम मर्दों में सबसे बुरी लगी थी। अरे गुड़िया, गुस्सा क्यों हो रही हो? ईशा और रेमन के सामने उसे कुछ सुक्की महसूस हुई, मगर फिर भी बशाशियत भरे लहजे में कह रहा था। हाँ, दादू और साइका के सामने नीलम से ये इज्जत अफजाई उसकी कई बार हो चुकी थी। मेरा दिमाग खराब है जो बिला वजह गुस्सा करूंगी, वो दबकर बोली। हुस्न की तो बात ही निराली थी, उसकी ये बदतमीजी भी आहिल को अदा ही लगी। गुड़िया देखो, आहिल भाई ने मुझे और एमन को गोल्ड के टॉप्स देकर दिए हैं, तुम्हारे लिए भी लाए हैं। ईशा, जो बचपन से नीलम से इम्प्रेस थी, झट से उसका मुंह ठीक करने लगी थी। हाय कितने अच्छे हैं, क्या जरूरत थी इस नकचड़ी पर इतने पैसे उड़ाने की। दादू ईशा से टॉप्स पकड़कर देखती हुई बोली। जा, पहले चाय बना ला, बहन कब की लगी है, मदद कर उसकी, बाद में देख लेना। दादू ने टॉप्स सख्त पर पड़े अपने डब्बे में डाल दिए। आहिल और बाकी तीनों ने मुस्कुराहट सब की। नीलम ने तीनों को घूरा और बाहर निकल गई। कैसा लगा गिफ्ट? साइका ने चाय बनाते नीलम से हंसते हुए पूछा। उसे दांत पीस कर बहन को घूरा। अच्छा, चाय निकाल कर ले आओ, मैं समोसे ले जा रही हूँ। साइका मुस्कुराहट दबाती किचन से निकल गई। उसके निकलते ही आहिल ने दबे पैर किचन में कदम रखा। काला सूट भी किसी किसी पे जचता है, और जिस पे जचता है वल्ला कमाल जचता है। शेर पढ़ने की आवाज़ पर उसे सर उठाकर देखा। वो दीवार के साथ टेक लगाए उसे ही देख रहा था। चंद सानियों को हाथ में पकड़ा पेन लरस कर रह गया। आप अंदर जाएं, हम चाय ला रहे हैं। पूरे जिस्म का खून अब उसके चेहरे पर छलकने लगा था। हम तो आपकी मदद को आए हैं। आहिल शरीर लहजे में कहता चंद कदम आगे बढ़ा। आहिल भाई, हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, अब आप चाहें। वो नागवारी से बोली। आप तो जो रंग पहनने लगता है आपके लिए ही बना है। आहिल पटरी से उतर चुका था, जब के बावजूद ही उसकी रंगत धमकने लगी। वो पजल हो रही थी उसके फंसू है इस लहजे से। नीलम, चाय ले आ। दादू की आवाज आने पे आहिल बाहर निकल गया। उसे सुख का सांस दिया। बदतमीज जाहिल इंसान, जितनी मर्जी सुना दे इसे, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। नीलम ने कुलस कर सोचा। वो मैट्रिक के बाद से ही आहिल की तवज्जो अपनी जाने महसूस कर चुकी थी। बात हमेशा चाय से शुरू होती, अब तो नीलम को आदत हो गई थी। वो जब भी आता उससे ही चाय बनवा कर पीता। फिर नीलम की कमजोरियाँ मसलन चुपकली, लाल बेग और दीगर कीड़े मकोड़े लाकर उसे डराता और बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता। दूसरी जानिब नीलम के लिए आहिल एक आम सा इंसान था। उसकी नज़र में आहिल के अंदर कोई भी ऐसी खसूसियात नहीं थी जो वो अपने हमसफ़र, हमदम और हमराही में देखना चाहती थी। उसके ज़हन में मर्द लफ्ज़ से ही एक मजबूत और ताकतवर शय का हाका बनने लग जाता था।
मर्द मतलब निडर, बेखौफ। आहिल ने उसकी सोच को साइका के ज़रिए जानते हुए आर्मी में शमूलियत का सोचा, मगर वहाँ उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। तभी वो पुलिस से भर्ती हो गया। लेकिन वो कमज़ोर और बुज़दिल था और उसे ऐसा ही रहना था। आदत बदल जाए, फितरत नहीं बदलती। सरसब्ज़ लॉन में हर तरफ फूलों की क्यारियाँ बनी थीं। हवा के दोष पर लहराते फूल फ़िज़ा में खुशबू बिखेर रहे थे। मुलाज़िम की रहनुमाई में वो प्लाज़ा के अंदर दाखिल हुआ। ना जाने कितनी मंजिलें थीं उस प्लाज़ा की। नज़र उठाकर देखने पर उसके गिर जाने का खौफ आने लगता। ज़्यादातर दरवाजे खिड़कियों पर शीशे की स्लाइड्स लगी थीं। राहदारी के बाद लिफ्ट से वो तीसरी मंजिल पर पहुँचे, जहाँ कॉरिडोर से गुजरने पर एक कुशादा ड्राइंग रूम था। सामने मिन्हाज इसहाक एक बाजू सोफे की पुश पे फैलाए और एक हाथ घुटने पे टिकाए उंगलियों को हिलाता कुछ गुनगुना रहा था। आवाज़ इतनी मध्यम थी कि शायद वो खुद ही सुन पाता। टांग पर टांग चढ़ाए उसके हर अंदाज से मगरूरियत का सबूत मिलता था। पास खड़े टेक ने उससे अंदर आने का इशारा किया। वेलकम, मोस्ट वेलकम एएसपी आहिल इसरार। एमाज से मुस्कुराते हुए कहा। कार पसंद आई तुम्हें? उससे यूं दरियाफ्त किया जैसे छोटे भाई को सालगिरह का तोहफा दिया हो। जी। आहिल ने अदब से कहा। दैट्स गुड। कम एंड सिट हियर। उससे आहिल को अपने सामने वाले सोफे पर बैठने का इशारा किया। मेरी ज़्यादातर डीलिंग बलूचिस्तान में मौजूद ताजरों से होती है और इसमें ज़्यादातर सऊदिया के हैं। वो माल सऊदी तक लेकर कैसे जाते हैं ये मेरा मसला नहीं है, मगर कराची से बलूचिस्तान तक सारा असला किस तरह पहुंचाना है ये मेरा मसला है, और इसको हल करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एमाज हल्का सा आगे को झुकता हुआ बोला। जी, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगा। आहिल जल्दी से बोला। हम्म। मीनाज ने नफ़ी में सह हिलाते उंगली से भी इशारा किया। फिर सोफे की बैक से टेक लगाते हुए बोला। मुमकिन ही नहीं, हर नामुमकिन मदद भी करना होगी तुम्हें। उसका लहजा सर्द था। आहिल के गले में गिल्टी सी उभरी थी। हाईवे एक बड़ा मसला है और इसको कैसे हल करना है ये तुम्हारा मसला है। डेक तुम्हें ट्रक दिखा देगा, नंबर प्लेट्स लगी हैं उन पर। 3 ट्रक हैं, नंबर नोट कर लो। हाईवे से ये ट्रक बगैर किसी रुकावट के गुजर जाना चाहिए, बगैर चेकिंग। ओके? मीनाज ने सवालिया पूछा, बेलचक अंदाज था उसका। जी जी, आपका काम हो जाएगा। आहिल ने बामुश्किल तमाम जुमला मुकम्मल किया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एमाज मुस्कुराते हुए कहकर एक झटके से उठा और कोट का बटन बंद करता एक हाथ पेंट की जेब में डालता वहां से निकलता चला गया। उसके जाने के बाद टेक आहिल के साथ बैठ गया। मुलाजिम ट्रॉली धकेलता अंदर आया। टेक ने जूस का एक गिलास आहिल को पकड़ाया और रेड वाइन का गिलास अपने लिए भरने लगा। 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, कोई तरकीब ढूंढो ये काम करने की। इसका मुआवजा क्या होगा ये अंदाजा तो तुम्हें हो चुका होगा। टेक ने लफ्ज़ों का जाल बुनना शुरू किया। आहिल आहिस्ता आहिस्ता उस जाल में फंसने लगा था। क्लासरूम का दरवाज़ा बंद था, प्रोजेक्टर ऑन था और लाइट्स ऑफ। 40 साल एक शख्स जो टीचर मालूम होता था व्हाइट बोर्ड पर ब्लू मार्कर से स्लाइड पर मौजूद पॉइंट्स को वाज़िया कर रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ से माहौल में खलल पैदा किया। वो रियाजी के उस्ताद थे। उनकी क्लास से मौजूद टीचर को जाने क्या कहा था कि वो हैरान होते उनके साथ ही चल पड़े। इतने हैरान थे वो कि क्लास को ऐसे ही छोड़ दिया। पूरे सेंटर में एक हलचल सी मच गई थी। तभी एक लड़की फूली सांस के साथ भागती हुई तीसरी डेस्क पर मौजूद नीलम के पास आई। वो नीलम, तुम यहाँ बैठी हो और बाहर तुम्हारे 2 बॉयफ्रेंड्स आपस में लड़ पड़े हैं। आधी एकेडमी जमा हो गई है नीचे सड़क पर। एडमिनिस्ट्रेटर के रोकने पर भी नहीं रुक रहे। अब तुम ही जाकर रोको उन्हें, तुम्हारे अलावा किसकी सुनेंगे। वो लड़की तेज से बोल रही थी। यूं मालूम होता था जैसे गले में बफर्स फिट कर रखे हों। क्लास से मौजूद लड़के लड़कियां हैरान शक्ल ही नीलम को देखने लगे। सब लड़कियां अपनी नशिस्त से छोड़कर नीचे तमाशा देखने जा पहुंचे, जबकि लड़कियां आपस में खुसर फुसर करने लगी। नीलम की आवाज़ थोड़े ठिकाने पर पहुंची तो वो जल्दी से उठी। हड़बड़ाहट में नोटबुक पेंसिल नीचे गिर गई, मगर वो सेकंड फ्लोर से चंद सातों में ही ग्राउंड फ्लोर तक जमा पहुंची थी। गेट के सामने स्टूडेंट्स का हुजूम लगा था। एडमिनिस्ट्रेटर सर ऐनुल हक भी वहीं खड़े थे। चेहरे पर हद संजीदगी तारी कर रखी थी। रेंजर्स के आते ही दोनों लड़के जो कुत्तम कुत्ता हुए पड़े थे एकदम से अलग हो गए। अब उनके चेहरे नीलम को नजर आए। वो दोनों उससे क्लास वालों से उनका क्लास के दौरान घूरना, रास्ते में पीछा करना और 2-3 रॉन्ग नंबर्स। नीलम को सब याद आने लगा, मगर वो ये सब
पहले भी बर्दाश्त कर चुकी थी, इसीलिए उसे ज़्यादा तवज्जो न दी और अब खामियाजा भुगत रही थी। सर एन ने कहा जाने वाली नसों से गेट के दरमियान में खड़ी नीलम को देखा और फिर रिसेप्शन पर मिस आलिया के पास आए। मिस आलिया, सेकेंड ईयर सेक्शन ए की नीलम इब्रार के फादर का नंबर बताएं मुझे। पास खड़ी नीलम ने थूक निकला। सर, उससे कुछ कहना चाहा था मगर उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। मिस आयला ने कंप्यूटर पर डेटा रिसर्च किया और नंबर बताने लगी। नीलम के आंसू बेख्तियार होने लगे। आते जाते स्टूडेंट्स की एक्सरे करती नजरों से उससे कोफ्त हो रही थी। जी इब्रार साहब, क्या आप इस वक्त अपनी साहबजादी को एकेडमी से लेने आ सकते हैं? दूसरी जानिब से ना जाने क्या कहा गया था। सर एन ने कान से फोन हटाते नीलम को देखा। आप ऑफिस में जाकर बैठे। तकरीबन 20 मिनट बाद इब्रार साहब ऑफिस रूम में दाखिल हुए जहां सिर्फ नीलम बैठी थी। उनके पीछे ही सर एन भी रूम में दाखिल हुए। पूरा किस्सा सुनाने के बाद वो नीलम को देखते कहने लगे। हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसका इल्म एक उस्ताद से ज्यादा किसको होगा? आप लेक्चरार हैं, स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हर जगह का माहौल जानते हैं। अपनी बेटी का गैर मामूली हुस्न देखकर आपको ये अंदाजा लगाने में देर तो नहीं लगी होगी कि इसका यूं बाहर निकलना आपको कितने मसाइल से दो चार कर सकता है। फिर भी आपने लापरवाही दिखाई। अब अगर मैं उन 2 स्टूडेंट्स को एकेडमी से निकालूंगा तो वजह पूरे मोहल्ले में इश्तिहार की तरह लग जाएगी। ऐसे में आपकी बेटी का ही नाम आएगा। अब आप बताएं, इस मसले का क्या हल निकाला जाए? इब्रार साहब की कुशीदा पेशानी पर पसीने के कतरे नुमादार हुए थे। चेहरे से सुर्खी झलक रही थी। उन्होंने आतिशी रंग के स्कार्फ और ट्राउजर के साथ धानी रंग की कमीज पहने, शिफॉन का दुपट्टा कंधे पर डाले, अपनी बेतहाशा खूबसूरत बेटी को देखा। कितना मना किया था अम्मा ने कि मत दाखिला कर उसका अकेडमी में, मगर उन्हें बेटियों को तालीम दिलवाने का शौक था। अब ना जाने क्यों पछता रहे थे। नीलम कल से एकेडमी नहीं आएगी। आप उन 2 लड़कों को मत निकालें और अगर हो सके तो इस बात को यहीं दबा दें। इब्रार साहब ने इल्तिजाया कहा। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। आप बेफिक्र रहें, बात एकेडमी से बाहर नहीं जाएगी। सर एन की तसल्ली खोखली थी, ये तो वो खुद भी जानते थे। वो और अनस जब्बे उठा उठाकर फैन भर रहे थे जब उससे छोटी सी वीरान से रोती हुई नीलम को निकलते और फिर अंदर गुम होते देखा। उसके पीछे इब्रार साहब भी निकले थे। गेट खोलकर गाड़ी गैराज में खड़ी करने लगे। अस्सलाम वालेकुम। टाइगर अपना काम छोड़कर उनके पास चला आया। वालेकुम सलाम। इब्रार साहब मरोवतन मुस्कुराए। कोई परेशानी है अंकल? टाइगर की पूछने पर वो टटके। नहीं बेटा। वो उससे कंधा थपकते बोले और फिर गाड़ी अंदर दाखिल करने लगे। टाइगर कुछ दसवसब का शिकार दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी, मगर मेरी यहाँ सुनता कौन है? 18 साल की होने लगी है, रुखसत कर इसे। किसी दिन इसकी ये सूरत हमें रुसवा करके ही छोड़ेगी। इसी दिन का डर था, इसी बदनामी जगहसाई से डरते तुझे कहा करती थी कि कर दे हाँ इसकी ताई को। पहले की बात और थी, अब तो माशाल्लाह आहिल अच्छा कमा रहा है, गाड़ी ले ली है, प्लॉट ले चुका है, घर भी बन जाएगा। बस बहुत सुन ली मैंने तेरी, अब और नहीं। बस मैं इसरार को कल ही हाँ कर रही हूँ, इसी एतवार मंगनी कर देंगे। दादू तो पूरी बात सुनने से पहले ही शुरू हो गई। नीलम साइका के साथ लगी हिज्जियों से रो रही थी। इब्रार साहब एक कुर्सी पर दोनों हाथ आपस में जोड़े परेशान से बैठे थे। हमने नहीं करनी कोई शादी वादी। नीलम रोने के दरमियान बोली। चुप कर तू और जा बन ठन कर, इसीलिए बोलती थी चादर लेकर निकला कर। मत जा अकेडमी, मगर नहीं, अब जो मैं कहूंगी वही तुम बाप बेटी करोगे, और अगर इतनी ही बुरी लगती हूं तो चली जाऊंगी अपने बड़े बेटे के घर। दादू तैश में आ चुकी थी। अम्मा, आप तो ऐसा मत कहें। इब्रार साहब मुल्तजी अंदाज से गोया हुए। मुझसे आलिया आहिल की माँ और इसरार दोनों कह चुके हैं, मगर तब तुम्हें उनके माली हालात पर एतराज था। मगर अब जब वो एतराज खत्म हो चुका है तो हाँ करने में कोई कबाहत नहीं। दादू ने ठोस लहजा अपनाया। हम नहीं करेंगे आहिल भाई से शादी और एकेडमी भी जाएंगे। हमारे प्रीलियम्स होने वाले हैं, उसके बाद फाइनल्स हैं, और जब हमारी कोई गलती ही नहीं तो हम क्यों मुंह छुपाए। अच्छी शक्ल और सूरत का होना कोई गुनाह नहीं है, जिसकी सजा आप लोग हमें दे रहे हैं। तंग आ चुके हैं हम। अगर हम खूबसूरत हैं तो इसका क्या मतलब है कि हमें कैद कर दिया जाए, कोई हमारी शक्ल ना देखे। इससे अच्छा है तेजाब डाल दे हमारे चेहरे पर, इसकी खूबसूरती खत्म होगी, तभी हम खुली फिजा में सांस ले सकेंगे।
वो बेदर्दी से आंसू पोंछी एक ही सांस में कह गई, फिर अपना बैग उठाया और अपने रूम में चल दी। रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थीं, मगर उन सब गहरी झील सी आंखों के सूजे किनारे भी बला के पुरकशिश लग रहे थे। उससे नफरत होने लगी, अपने हसीन चेहरे से जिसकी वजह से वो बचपन से रोक टोक कर शिकार रही थी।